हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज पैसों की पाठशाला की नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, बेसिक्स किन बेसिक्स पे आपको फोकस होना चाहिए। उसमें से पहला है एएमसी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, उसके अंदर से गत बहुत सी कंपनियां हैं जो आपके पैसे को मैनेज करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लार्ज कैप में बात कर रहे हैं, ऐसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, मिड कैप हो गया कोटक है, एचडीएफसी है, क्वांट है, मोतीलाल है। स्मॉल कैप हो गए एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप भी होता है, कोटक हो गया, मल्टी कैप। मतलब साइज ऑफ फंड होते हैं, कैटेगरी होती है इनकी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा फंड होते हैं। ठीक है, तो उसी में से आपको सबसे पहले देखना एएमसी। उसके बाद फंड हाउस, उस फंड हाउस का कितना पैसा, वो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एयूएम है उसका। सपोज करिए कि कोई अब लार्ज कैप ले रहे हैं और 50,000 करोड़ रुपए आपका मैनेज कर रही है कंपनी, अच्छी कंपनी होगी। दूसरी चीज आपको देखना है कि फंड मैनेजर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंड मैनेजर मतलब जो व्यक्ति आपका पैसा मैनेज करेगा, फंड मैनेजर ही तो करेगा। उस फंड हाउस ने एक मैनेजर अपॉइंट किया होगा जो बहुत ही वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, वो अपने पैसे को मैनेज करेगा। और इसके बाद आपको देखना है कि लास्ट 10 ईयर का ग्राफ, मतलब लास्ट 10 ईयर की ग्रोथ, उस फंड हाउस का लास्ट 10 सालों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसी के बेस पे हम उसके फ्यूचर को थोड़ा सा देख पाएंगे कि ये अगर लास्ट 10 ईयर में इसने ऐसा रिटर्न दिया है तो उम्मीद है कि आगे थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी इसमें और वैसे ही परफॉर्म करेगा। बट इसमें श्योरिटी कुछ नहीं होती दोस्तों कि वैसे ही करेगा, लेकिन एक मोटा मोटी आपको अनुमान लग जाता है। तीसरा सेक्टर रोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं एएमसी का, उसमें से वो लोग देखते हैं कि टाइम टाइम पे किस सेक्टर में तेजी है, उसी सेक्टर में आपका पैसा वो ज्यादा डालते हैं। ये बेसिक हो गए। आपको एएमसी देखना है, फंड हाउस उसका साइज देखना है, कितना पैसा मैनेज करते हैं। तीसरा चीज आपको फंड मैनेजर देखना है। अब पता चला कोई एक फंड हाउस है, उसका जो मैनेजर है वो लास्ट 3 ईयर से उसी में अपॉइंट है, उसी एएमसी में, तो सीधी सी बात है कि मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तभी वो कंटिन्यू है। लास्ट 10 साल का ग्राफ एक आपके पास सोर्स हो जाएगा। इसके बाद सेक्टर रोटेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक टाइम है जिस समय मेटल चल रहा है, तो आपको तो ये चीजों पे झंझट लेनी नहीं है, आपने तो म्यूचुअल फंड जो एएमसी है उसको पैसा दे दिया, वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। ठीक है, अब पता चला कि कभी आईटी सेक्टर ग्रोथ में है तो आपका आईटी सेक्टर में शेयर बढ़ा देगा। आप उसको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा है तो वहां पे आपका पैसा ज्यादा अलॉट कर देगा। तो ये उनकी हेडेक है, इसी का वो आपसे चार्ज लेते हैं। चार्ज भी ना के मात्र बराबर होता है, उस पर भी आगे बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है। ठीक है, वो सब उसी का पार्ट है, वो आपसे उसी टाइम ले लिया जाता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। बट बावजूद इसके आपको अपने दिमाग लगाने के कंपैरिजन में वो लोग ज्यादा रिटर्न देंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनली होते हैं, यही काम है उनका। ठीक है, इसी चीज की उन्होंने डिग्री ले रखी है, इसी चीज में उन्हें महारत हासिल है। अब आज छोटा सा थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरा जो आप जानते हैं कि फोकस ही रहता है मिडिल क्लास फैमिली मेरा, मैं उसी फैमिलीज के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकती है, कैसे अपनी वित्तीय जो उनकी परिस्थितियां हैं उन पे कैसे सुधार कर सकती है। इसी पे ज्यादा फोकस रहता है, इसी पे बात करते रहते हैं हम। तो उसमें से देखेंगे कि अगर कोई किसी व्यक्ति की सैलरी हम मान के चलते हैं कि 15,000 रुपए है, फिर भी हम उसे पैसे बचाने के तरीके बताएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति महीने का, कोई भी व्यक्ति हो, एक तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि
15,000 वालों का। मेरा ये मानना होता है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 20%, हाँ दोस्तों 20% उसे सेव करना ही चाहिए। इससे कम सेव अगर वो कर रहा है व्यक्ति तो अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है, समझौता कर रहा है भविष्य के लिए। तो 20% अगर मैं मान के चलूं तो 15,000 का जो मेरा सिनेरियो है उस पर देखे तो 3,000 रुपए बनता है। तो 3,000 रुपए को मैंने ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है कि वो 500 रुपया आपका इमरजेंसी फंड के लिए रखे। छोटा मानता हूं कि छोटी अमाउंट है, बट स्टार्ट करना है तो कहते हैं ना कि पहला स्टेप बहुत बहादुरी वाला होता है। पहला स्टेप अगर व्यक्ति ले लेगा तो उम्मीद है कि मंजिल में मिल जाएगी। तो पहला स्टेप बहुत ही साहसिक कदम होता है, वो लेना बहुत जरूरी होता है। और उसी स्टेप को लेने में लोग बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे झंझट दे के रखते हैं अपने दिमाग पे। पहला स्टेप कैसे ले, पहला स्टेप कैसे ले, जब होता है ना और फिर वही बात आएगी। पिछले वीडियो में जो मैंने बात किया था कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन नॉट पॉसिबल। आप बिना डिसिप्लिन के ये वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैंने जो कैटेगराइज किया है कि वो व्यक्ति जो 3,000 रुपए महीने का जो सेविंग करने का उसका उद्देश्य है, तो उसमें से 500 रुपए इमरजेंसी फंड हो गया, 1,000 रुपए वो लार्ज कैप में डाले, ठीक है, मिड कैप में 1,000 रुपए और 500 रुपए वो स्मॉल कैप में डाले। दोस्तों लार्ज कैप वो कंपनियां होती है हिंदुस्तान की जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियां हैं, उसमें इनका ज्यादा एलोकेशन रहता है, ज्यादा उसमें पैसा लगाते हैं लार्ज कैप। मिड कैप, इसके बाद जो टॉप 150 कंपनियां होती है मिड कैप है, इसके बाद आपका आता है स्मॉल कैप, ठीक है। जो 150 के बाद से जो 250 तक का जो कैटेगरी होती है वो हो गया आपका स्मॉल कैप। इनका फंड हाउस छोटा होता है, इनका भी फंड हाउस आपको एयूएम ठीक ठाक मिलेगा, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़। और ये लार्ज कैप कोई 1,00,000 करोड़ का एयूएम है, 50,000 करोड़ का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो फंड हाउस होते हैं इनके, उसमें से ये बहुत ही। लेकिन लार्ज कैप में स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। मिड कैप में 50-50 है, रिस्क भी है, रिवार्ड भी है, रिवार्ड भी है, रिस्क भी है। और स्मॉल कैप दोस्तों, हाँ स्मॉल कैप में रिस्क तो बहुत ज्यादा है, रिवार्ड भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी स्मॉल कैप किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके 20-20, 30-30% चल जाते हैं। लेकिन लार्ज कैप का फिक्स है कि लार्ज कैप आपको ऑन एन एवरेज 10-12% देगा ही देगा। मिड कैप का जो माना गया है 14 से 16%, 14-15%, और ये 18 से 20%। रिस्क बहुत है, इसीलिए इसमें अमाउंट हमने जो इसका शेयर है वो कम किया हुआ है, मात्र 500 रुपए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो है आपका, लंबे समय का आपका उद्देश्य है, तो फिर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आगे ये बात करेंगे कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आप इसमें अपने फंड बढ़ाते चलिए। आप कोई फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, आप कोई मल्टी कैप ले लीजिए, कोई कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए, ठीक है। आप स्मॉल, आपका लंबे समय का सिनेरियो है, स्मॉल कैप के 2 कर लीजिए। अगर 2 नहीं करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5-6, ठीक है। उसके भी आगे बेनिफिट्स हैं, देखेंगे, बात करेंगे उसमें। अब दोस्तों मैं जो मेरा मेन मोटिव है कि आप SIP शुरू करें म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो उसमें से आपके बेनिफिट क्या है। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों तो आपको हाईली स्किल्ड पर्सन आपके पैसे को मैनेज करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। उससे आपके पैसे गंवाने का जो रिस्क है आपको, वो एक तरह से नगण्य हो जाता है, ठीक है। दूसरा, स्टेबल ग्रोथ मिलती है आपको दोस्तों। आप हाईली स्किल्ड पर्सन है, तजुर्बेदार है, पूरा जीवन इसी चीज में खपाया हुआ है, मार्केट के उतार चढ़ाव को उन्होंने बहुत फेसेस देखे हुए हैं, तो आपके स्टेबल ग्रोथ होती है कि 10-12-15% रिटर्न मिलेगा। पॉसिबिलिटी है मोर रिटर्न की। जी दोस्तों, ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, सॉरी, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये इस चीज से निकल के आया है, ये एक दूसरे के समानांतर हैं।
अगर रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो मतलब कि सेक्टर रोटेशन, वो फंड हाउस, उस फंड हाउस का जो मैनेजर है, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है उसका, टाइम टाइम पे अवेयर है कि कौन सेक्टर ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, कहां से ज्यादा रिवार्ड मिल सकते हैं, कहां से ज्यादा पैसा ज्यादा आपका तरक्की कर सकता है। वो इन चीजों पे बहुत ही फोकस रखते हैं। आपके पास इतना टाइम है नहीं है, इसलिए इसकी चांसेस 3 नंबर पॉइंट जो हमारा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों, आपके जो जीवन के जो आप छोटे छोटे गोल फिक्स करते हैं, उसको प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होता है। तीसरा, इसके बाद 5वां पॉइंट आसान मॉनिटरिंग है। इजी मॉनिटरिंग आसान तरीका है आपको पैसे को मैनेज करने का ही। सिर्फ क्या होता है, आपके फोन पे आपका पोर्टफोलियो शो हो रहा होगा, जब आपका मन किया क्लिक करके इन्वेस्टेड हो गए, जब मन किया क्लिक करके आप बाहर हो गए, आपका पैसा निकाल लिया। बट जिस तरह से ये अगर आपको फ्रीडम दे रहा है निकालने की और उसमें बने रहने की, कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी है। क्योंकि जब आपका मन किया, जब थोड़ी सी पैसे की तंगी आई, आपने क्लिक किया और आपका पैसा 2 दिन या 24 या 48 घंटे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो वही है ना कि अगर फायदे हैं तो थोड़ा नुकसान भी है। अगर आप जैसे कि 2 तरह से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एक रेगुलर फंड होता है, एक डायरेक्ट फंड होता है। आप अपने फोन के द्वारा किसी भी ऐप के द्वारा जाएंगे तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टेड होंगे। रेगुलर फंड करेंगे, किसी क्लाइंट के थ्रू जाएंगे, किसी ब्रोकर के थ्रू जाएंगे, तो होता है ना कि उसको पैसे निकालने के लिए आपको 4 बार बोलना पड़ेगा, फिर वो निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंसेस, चार्जेस ज्यादा है। डायरेक्ट फंड में चार्जेस कम है, वही एक्सपेंस रेशियो आपका किसी किसी फंड हाउस में 0.5% है, किसी किसी फंड हाउस में 0.4%। वो अपने फंड हाउस के हिसाब से आप जाएंगे, लिस्ट निकालेंगे, देख लेंगे, गूगल करिएगा, उसमें मिल जाएगा। या किसी आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेंगे तो वो भी मिल जाएगा उससे। अगर आपको चाहिए कि इस पर हम भी बात करें तो प्लीज कमेंट करिएगा, इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे कि क्या एक्सपेंस रेशियो किस फंड हाउस का कितना है, एग्जिट लोड कितना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हो गया मेरा, जो म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ शुरू करें दोस्तों। छोटी कमाई वाले भी यहाँ पैसा बना सकते हैं, बनाया है लोगों ने। अगर मार्केट में आपका समय लंबे टाइम तक रुकने का है, 10 साल 15 साल, तो आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। वही बात है कि डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो ज्यादा गेन करेंगे। अगर अपने पोर्टफोलियो को जितना छेड़ेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे, और एटलीस्ट अपने समय से पहले आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो मेन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कैटेगराइज किया है। छोटे से शुरू करिए, और ये तरीके हैं जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े, आपके इनकम के स्रोत बढ़े, आप सर्विस मैन है, बिजनेसमैन है, दिहाड़ी कमाई करने वाले हैं, रोज कमर्रा का अपना काम है, जैसा भी है, तरक्की तो होएगी। ठीक है, पैसे तो आप कमाओगे ही कमाओगे। तो अब जैसे कि होता है ना कि आदमी, सैलरीड पर्सन की सैलरी साल का अगर 8% 10% बढ़ रही है, जब सैलरी बढ़ रही है तो दोस्तों यहाँ भी बढ़ाइए ना पैसे। यहाँ क्यों आप कांस्टेंट किए हैं उसको? अगर आपका वहां से पैसा बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ाइए। नहीं, लोगों को अगर सैलरी बढ़ गई तो लोगों को खर्चे बढ़ा लेने, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ानी है। पुअर माइंडसेट होती है। यही तो डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। जो रिच माइंडसेट होती है उनका साफ सिनेरियो है, सैलरी आएगी, पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बचेगा उससे एक्सपेंसेस देखे जाएंगे, खर्चे उससे देखे जाएंगे। पुअर माइंडसेट कहती है सैलरी आई, पहले खर्चे देख लो, जो बचेगा इन्वेस्ट करेंगे। नहीं बच पाता। अगर आपने खर्च करने की फ्रीडम अपने यहाँ पे सेट कर रखी है, दिमाग को खर्चे की आजादी दे रखी है, तो खर्च करेगा ना दिमाग। अगर आपने दिमाग को आजादी दी है इन्वेस्टमेंट की, तो दिमाग पहले वहां पे काम करेगा। सारा खेल तो इसी का है ना दोस्तों, सारा खेल इस काली खोपड़ी का है। इसको जितना एक्टिव रखोगे, जितना इस पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन 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 इसके अंदर घुसेड़ के रखो ना, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। वादे के साथ कहता हूं पैसा बनेगा, बट लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। तो ये आप छोटा सा मेरा असेसमेंट था इस पे। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान दें, ये कैटेगराइज करें और आपको ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, पक्का होगा आपका, देखिएगा और इस पे काम करेंगे ना, पक्का बेनिफिट मिलेगा।